जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और माहौल भी बदल गया। 2024 का चुनाव सच में सबकी उम्मीदों पर पानी फेर गया, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए के लिए सबको उम्मीद थी कि सीट्स काफी ज्यादा आएगी। एग्जिट पोल्स में दावे किए गए थे कि एनडीए को 300-350 से ज्यादा वोट्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, कुछ एग्जिट पोल में 400 पार की बात भी कही गई थी। 400 पार, जो कि एनडीए का नारा था कि एनडीए को इस बार 400 पार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये नारा देकर इस चुनाव में जोर शोर से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस चुनाव ने बैकफायर कर दिया। 400 पार का जो वादा था और एनडीए की जो सीट्स है, भले ही बहुमत के पार है, 272 के क्रॉस में चला गया है, लेकिन जो बीजेपी है उसको पहली बार मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली और इसीलिए ये पूरा जो माजरा है अब अटक पड़ा है, क्योंकि अब बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर अटक गई है, क्योंकि इन दोनों पर सबकी नजरें हैं कि ये दोनों क्या करने वाले हैं। क्या बीजेपी इन दोनों के रहमो करम पे 5 साल सत्ता में रहेगी? क्या ये दोनों कभी पलट जाएंगे? क्या ये दोनों इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे? तो ऐसे तमाम अटकलें लग रही है, तमाम दावे किए जा रहे हैं, मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ जानना ये जरूरी हो जाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद एक ब्रांड है, जिनके साथ पूरा एनडीए चल रहा था, वो फेल कहाँ हो गए। इसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है आत्मविश्वास, कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर यूपी को ले ले, जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, कहा जाता है कि यहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इसी राज्य में हैं। और यूपी में पिछली बार 2019 में एनडीए ने, बीजेपी ने अपने दम पर बहुत सारी सीट्स ले ली थी, 60 से ज्यादा सीट्स, लेकिन इस बार पूरा खेल पलट गया। सबसे हैरानी की बात, यहाँ राम मंदिर का जो एक बड़ा मुद्दा था वो फेल हो गया, जबकि बीजेपी की तरफ से जनवरी 2024 में ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। कहा गया कि ये बीजेपी के लिए एक तरीके से बड़ा मुद्दा होने वाला है 2024 का चुनाव। 19 में, मतलब 2024 में और यूपी में इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा और इसको बीजेपी के तमाम नेताओं ने उठाया। जहां भी गए राम मंदिर का नाम सामने जरूर आया कि ये इतने दशकों बाद बीजेपी के ही दम पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनकर तैयार हुआ है। बहुत शोर शराबा हुआ, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और काफी उम्मीद जताई गई कि इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन बीजेपी को इससे प्रॉफिट नहीं हुआ। इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जो फैजाबाद है, जो कि गढ़ है, वहां पर सपा कैंडिडेट अवधेश की जीत हुई, वहीं पर बीजेपी के लल्लू सिंह को यहां पर हार का सामना करना पड़ा और ये दिखाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा ज्यादा हो गया था और इसी वजह से एक कारण ये भी माना जा सकता है कि ये हार का एक कारण था। अब दूसरे कारण की बात करते हैं कि आखिरकार यहां पर मोदी की हार की वजह क्या थी, क्योंकि एनडीए की तो जीत हुई है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड है उसकी जरूर हार हुई है। तो ये किस वजह से हुआ? इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है कि आरक्षण और संविधान खतरे में जो नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष की तरफ से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के हाथ में एक संविधान की कॉपी थी। चुनाव के दौरान वो लेकर वो कई दफा निकले और रैलियों में और लोगों से जहां भी मिले, इवन सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव हो, इंडिया का कोई भी नेता हो, वो जहां गए उन्होंने यही बोला कि जो 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि इस देश में एक ही पार्टी रहे, संसद में सारे कानून वही बनाए, संविधान को खत्म कर दे, आरक्षण को खत्म कर दे, संविधान को बदल दिया जाए। और इतना ही नहीं, बीजेपी के 1-2 नेता भी थे इसमें, बड़बोले नेता, जिन्होंने कह भी दिया था कि 400 पार आने दीजिए और फिर संविधान को बदल दिया जाएगा। खैर, उनसे बाद में ये जो बयान था वापस भी ले लिए गए थे, कहा गया था ये उनका पर्सनल बयान है, लेकिन इन सब चीज़ों ने ये हवा, एक नैरेटिव सेट कर दिया, देश के गरीबों के बीच में एक ये इमेज तैयार कर दी कि सही में अगर इस बार 400 पार बीजेपी को मिल गया, एनडीए को मिल गया, तो इस बार ये कह सकते हैं कि जो आरक्षण है, जो एक आधारशिला है, वो खत्म कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि वोट्स जो है इस तरफ वो बट गए इंडिया गठबंधन में। तीसरा कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी जा रहे थे, इस बार कह सकते हैं कि उनके जुबान से कई ऐसे शब्द निकले, कई बार ऐसे वाक्य निकले जो कि उलझन में आपको भरने वाले थे। जैसे कि चाहे वो मुस्लिम विरोधी बयान हो, कुछ जगहों पर जिस तरीके से वो कांग्रेस की मैनिफेस्टो को घेर रहे थे और कह रहे थे कि मंगलसूत्र आपसे छीन लेंगे,
उस दौरान जो उन्होंने बातें कही, मुस्लिम विरोधी बातें कही कि उनके घर में, जिनके घर में ज़्यादा बच्चे होते हैं, इस तरीके के बयान जो दिए गए, इस पर भी लोग कह रहे हैं कि अब ये भी एक कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके का नैरेटिव, जिस तरीके के बयान दिए, ये उन पे ही बैकफायर कर गया। जैसे उन्होंने और भी ऐसे कई बयान दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें परमात्मा ने भेजा है, हम नॉर्मल इंसान नहीं हैं, बायोलॉजिकल नहीं है। इस तरीके की बातें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी इस पर पलटवार किया था, कहा था कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो खुद को कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको देवता बताया जाता है। खुद संबित पात्रा ने कह दिया था कि जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त है। इस पर भी उस टाइम पे बहुत बवाल हुआ उड़ीसा में। तो इस तरीके की चीजें कहा जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं यहाँ का हिस्सेदारी है कि जिस तरीके के बयान दिए गए इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, कहीं कहीं वो ये दिखा रहा था कि बीजेपी का कहीं ना कहीं जो अहंकार है बीच में आ गया और ये बैकफायर भी कर गया। अब एक और है, बीजेपी का पासमानदा जो कार्ड था वो भी फेल हो गया और इसका एक बड़ा कारण था क्योंकि यूपी में इस बार कांग्रेस और सपा ने हाथ मिलाया था और इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट साबित हुई। और इसमें एक और आपको बता दें कि एक और चीज है कि इन दोनों की जोड़ी जो है, दो लड़के की जोड़ी जो 2017 में जरूर फेल हुई थी, लेकिन इस बार 2024 में वो सक्सेसफुल साबित हो गई। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि मोदी का जो फेलियर है, यहाँ पर जो जिस तरीके से सीट्स कम आई है बीजेपी को इस बार, उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। तो उसमें ये 3 कारण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के बाद से ही लगातार मुस्लिमों के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपने साइड करने की चीजें भी कर रहे हैं, जैसे कि पसमानदा से मिले, उनके लिए कई स्कीम्स भी लेकर आए। वेलफेयर स्कीम्स जितनी आई है उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को ही हुआ है और ये बीजेपी के नेता तमाम जगहों पर जाकर ये उन्होंने बोला भी है। लेकिन यूपी में फिर अगर लौटेंगे तो यहाँ पर जो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था जो कि फेल हो गया था क्योंकि दोनों के जो वोटर्स थे वो आपस में क्लैश कर गए और इसका फायदा बीजेपी को हुआ था, 64 सीट मिल गई थी। लेकिन इस बार सपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, जो बीएसपी के कोर वोटर्स थे वो इन दोनों के पास आ गए और बीएसपी यहाँ पर नहीं जम पाई, नहीं टिक पाई, मायावती यहाँ पर नहीं टिक पाई और सपा और जो कांग्रेस है उसकी जोड़ी चल गई। साथ ही साथ यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से रैलियां की है, साथ मिलकर निकले हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, आरक्षण का मुद्दा उठाया है, अग्निवीरों का मुद्दा उठाया है, वो जहां भी गए उन्होंने वादा किया है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे, अप्रेंटिसशिप की बात की है। तो इन तमाम चीजों ने यहाँ पर यूपी में सपा और कांग्रेस को बम्पर वोट दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव में जितने भी वोटर्स थे उसका कहा जा रहा है कि जो आधा मार्जिन लेकर चले तो वो विमेन वोटर्स थी, यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर वोट किया। कहा जा रहा है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये सब मुद्दे काफी हावी रहे, चाहे भली ग्राउंड पे लोगों ने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन ये मुद्दे हावी रहे। इसके अलावा अग्निवीर योजना बीजेपी के लिए घातक साबित हुई, कहीं ना कहीं ऐसा जानकार मानते हैं, क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हो, ये सामने आए और उन्होंने जमकर अग्निवीर योजना को बोला कि हम आएंगे तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, जो कि आर्मी युवाओं के साथ, आर्मी में जाने वाले युवाओं के साथ ये नाइंसाफी है और इसीलिए हम ये स्कीम आकर खत्म करेंगे। उन्होंने ये बातें कही। अग्निवीर के बाद उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक का जो मुद्दा है, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में ये बातें लिखी है कि पेपर लीक जो मुद्दा है इसके लिए हम कानून लेकर आएंगे और इस मसले को हल किया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें वो लेकर आए। जिस तरीके से महंगाई को लेकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारी चीज़ें लिखी है कि स्टार्टअप के लिए भी वो फंड देंगे, इसके अलावा बेरोजगारी कम करेंगे, युवाओं को अप्रेंटिसशिप देंगे। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहे और इसीलिए इस बार देखा गया कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जिसमें मोटा माटी अगर तौर पर देखे तो राम मंदिर, जम्मू कश्मीर 370, हालांकि 370 का अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट तो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिली है और यहाँ पर जो परिवारवाद बीजेपी उठा रही थी लगातार कि परिवारवाद, जैसे कि उमर अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई, ये अपने यहाँ पर सीट हार गई, जबकि बड़े चेहरे हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को फ़ायदा हुआ है, 3 सीट मिली है, लेकिन नेशनल लेवल पर इतना असर ना 370 का दिखा और ना ही राम मंदिर का देखा और यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। बहरहाल बात सिर्फ इतनी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बहुमत के साथ अभी आए हैं आगे, एनडीए के पास
बहुमत का आंकड़ा है। हालांकि बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आ सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और अगर वो ऐसा बनते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो तीसरी बार इस कुर्सी पर जाएंगे, जिस पर लास्ट टाइम अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और एंटी इनकम्बेंसी और ये सब चीज़ें होती है, थर्ड टर्म तक आते आते बहुत सारे नेताओं के ऐसे वोट्स कम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने आपको पॉइंट्स बताए वो एक कारण है कि बीजेपी कहाँ पिछड़ गई। तो शायद अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता तो आज आंकड़े जो है थोड़े अलग हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में आपकी क्या कमेंट है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।